प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। पिछली वीडियो में हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर चला हुआ था, उसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग, इसका जो कंसेप्ट थे नैरो और ब्रॉडर कंसेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब कि फाइनेंस की प्लानिंग से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिटरमाइन करना जरूरी है। तो ये सबसे फर्स्ट वाला जो इसका स्टेप है वो है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिटरमाइन करना। अब जो ये ऑब्जेक्टिव होंगे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये दो टाइप से होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो यह पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर दोनों के लिए है। शॉर्ट टर्म है जो मोस्टली डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए लिया जाता है, उनकी उनसे रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, जो डेली की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इस टाइप की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ गई। और जो लॉन्ग टर्म के लिए करनी होती है, मान लो इन फ्यूचर कहीं पर इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए या फिर कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है, तो इनसे रिलेटेड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ गई। तो ये जो दोनों टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है इनको क्लियरली डिटरमाइन करना होगा, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्टिव हैं जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जाएगा तो उसके अंदर एज अ गाइडलाइंस इनको यूज किया जाएगा। जब भी फाइनेंशियल पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को डिटरमाइन किया जाएगा तो उनमें एज अ गाइडलाइन यूज किए जाएंगे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिटरमाइन करने का। इसके बाद सेकंड स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, अब फाइनेंशियल पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन किया जाएगा। अब इसके अंदर जो फाइनेंशियल पॉलिसीज प्रिपेयर की जाएंगी वो एक्ट करेंगी एज अ गाइडलाइन फंड्स के एलोकेशन के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए और उनके एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए। फंड्स का ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, तो इनके लिए फाइनेंशियल पॉलिसीज प्रिपेयर की जाएंगी और ये एज अ गाइडलाइन वर्क करेंगी। जो ये फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं जो ये फिक्स की गई हैं, बनाई गई हैं, तो ये काम किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। अब इसके बाद जो ये फाइनेंशियल पॉलिसीज प्रिपेयर की गई हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर की गई हैं और किनकी एडवाइस पर, फाइनेंशियल मैनेजर की एडवाइस पर। इनके अंदर क्या होगा, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एसेट्स की मैनेजमेंट, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है एटसेट्रा। तो इनसे रिलेटेड पॉलिसीज प्रिपेयर की जाएंगी। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोसीजर। अब सेकंड स्टेप में पॉलिसीज को भी प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन थर्ड में प्रोसीजर बनाया गया है। एक जो भी पॉलिसीज हमने बनाई है, मतलब हर एक काम को करने का डिटेल में क्या प्रोसीजर होगा, हर एक सबऑर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसे क्या काम करना है। तो प्रोसीजर्स को फॉर्मुलेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे उनमें कंसिस्टेंसी रहे, तो इसके लिए प्रोसीजर्स को बनाना जरूरी है। तो अब जो ये फाइनेंशियल प्रोसीजर होगा इसके अंदर क्या क्या स्टेप होंगे। फर्स्ट होगा स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को फिक्स करना। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे उनके साथ उनका कंपैरिजन किया जाएगा और जो भी चेंजेस आते हैं, जो डेविएशन आती है उनको ढूंढा जाएगा और उनके रीजंस को फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को फिक्स करना। एक तरीके से देखें तो फोरकास्टिंग कर ली, यहाँ पर एस्टिमेशन लगा लिया कि इतना परफॉर्म करना है। उसके बाद जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है वो देखनी है। पहले स्टैंडर्ड फिक्स किए, फिर एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस हुई वो चेक करी। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो चेंज आया होगा, डेविएशन होगी जो, वो फाइंड आउट की जाएगी कि कितनी डेविएशन है और उसके कॉजेज क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं, ये चेक करना होगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप्स लिए जाएंगे इन चेंजेस को, इन डेविएशंस को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि रीजंस ढूंढने के बाद की जो चेंजेस हैं इनके ये रीजंस हैं, स्टेप्स, ऐसे स्टेप लिए जाएंगे ताकि हम कंट्रोल कर सकें कि ये चेंजेस दोबारा ना हो हमारे स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच।
इसके बाद फोर्थ स्टेप है प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि चेंजेबल होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी हम कर रहे हैं उसके अंदर हम सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग जब भी जरूरत होगी इजीली चेंज किया जा सके। अब यहाँ पर पहले ही पढ़ा था हमने कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के जब बिजनेस स्टार्ट किया तब कर दी और उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि चाहे बिजनेस आपका स्मॉल लेवल पर हो या फिर लार्ज लेवल पर हो, दोनों टाइप के लिए जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो हमने टाइप्स पढ़े थे उसके अंदर भी पढ़ा था, ये सभी टाइप्स के बिजनेस के लिए और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रोसेस है। तो इसी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को रखना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी प्रिपेयर करी जाएगी तो वो ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके अंदर इजीली चेंज कर सकें। अब जो ये चेंजेस किए जाएंगे किन में किए जा सकते हैं, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो हमने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर किए हैं वैसे तो वो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिटरमाइन करने होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना जरूरी है, चेंजेबल होने जरूरी है। उसके बाद हमने पॉलिसीज वाला पढ़ा था सेकंड स्टेप, और थर्ड था प्रोसीजर वाला। तो इन तीनों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी भी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।